हिड़मा का जिक्र हो रहा है, उसके पीछे की जो असल वजह है वो ये है कि हिड़मा का जो गांव है पुअर्ती, जितने भी बड़े नक्सल वारदात हुए हैं, नक्सली घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं के साथ एक नाम का जिक्र हमेशा होता आया है और वो नाम है माड़वी हिड़मा। इस इलाके में कैंप खोलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। सरकार और पुलिस के खिलाफ रणनीति तैयार करते थे। इस चूल्हे का साइज देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 10 से 12 सदस्यों का खाना ही इस चूल्हे में पक सकता है। इस जगह पर नक्सलियों का एक स्मारक हुआ करता था, शहीद स्मारक। अब मैं ट्रैक्टर क्यों दिखा रहा हूँ, यहाँ पदस्थ, यहाँ तैनात किए जवानों द्वारा हमें ये जानकारी दी जा रही है कि ये जो ट्रैक्टर है ये माओवाद संगठन का है। यहाँ के लोग सरकारी योजनाओं से बहुत दूर पिछड़ेपन का दंश झेलते हुए अपनी जिंदगी जी रहे हैं। पूरे गांव को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी नक्सलवाद को देश की सबसे बड़ी आंतरिक समस्या करार दिया। अब पुअर्ती गांव की और भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, लेकिन एक तस्वीर जो बेहद चौंकाने वाली है, नक्सल संगठन के प्रचार प्रसार, नक्सलवाद के प्रचार प्रसार, नक्सल संगठन को और किस तरीके से मजबूती दी जाए, इसकी योजनाएं इसी कक्ष में बैठकर नक्सल नेता तैयार करते थे। रिपोर्ट में नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में साल 2010 के बाद जितने भी बड़े नक्सल वारदात हुए हैं, नक्सली घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं के साथ एक नाम का जिक्र हमेशा होता आया है और वो नाम है माड़वी हिड़मा, जो कि बटालियन नंबर 1 का कमांडर हुआ करता था और उसे अब माओवादियों के शीर्ष नेतृत्व का हिस्सा बना दिया गया, यानी कि केंद्रीय कमेटी का सदस्य बना दिया गया। इस बार छत्तीसगढ़ में कोई बड़ा माओवादी हमला नहीं हुआ है, मगर फिर भी हिड़मा के नाम का जिक्र पिछले 4-5 दिनों से लगातार हो रहा है। उसके पीछे असल वजह क्या है बताऊंगा आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको हमारे रिपोर्ट्स पसंद आते हों और आपको लगता है कि बस्तर के ज़मीनी रिपोर्ट्स, हालात देखे बताए जाने चाहिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं हिड़मा का जिक्र कर रहा था। पिछले 4-5 दिनों से छत्तीसगढ़ में हिड़मा का जिक्र हो रहा है। उसके पीछे की जो असल वजह है वो ये है कि हिड़मा का जो गांव है पुअर्ती, जो कि माओवादियों के प्रभाव वाला इलाका था, माओवादी यहाँ अपनी समानांतर सरकार चलाया करते थे, उस जगह पे, उस गांव में सुरक्षा बल के जवानों द्वारा कैंप स्थापित किया गया है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि पुअर्ती पड़ता कहाँ है। दरअसल बीजापुर और सुकमा के सीमावर्ती इलाके में, सुकमा जिले के अंतिम छोर में बसा हुआ, दक्षिणी छोर में बसा हुआ पुअर्ती गांव है। पुअर्ती तक पहुंचने के लिए आप सुकमा के जगरगुंडा से होते हुए भी पहुंच सकते हैं और साथ ही आप बीजापुर से भी पहुंच सकते हैं। सिलगेर तो नाम आपने सुना होगा। बीजापुर से जैसे आप सिलगेर आते हैं, यहाँ से कुछ दूरी पे आगे बेदरे कैंप है, वहाँ से जब आप दाएँ मुड़ते हैं और करीब 7 से 8 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं, तब टेकुलगुड़म गांव पड़ता है। वहाँ से टेकुलगुड़म गांव जैसे ही पहुँचेंगे, वहाँ हाल में ही जनवरी के आखिरी दिनों में सुरक्षा बल के जवानों का एक कैंप स्थापित किया गया। उस कैंप से करीब आधे किलोमीटर की दूरी के बाद आप दाएं मुड़ेंगे और 5 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे, आप पहुंच जाएंगे पुअर्ती। पुअर्ती हिड़मा का ही गृह ग्राम नहीं है, बल्कि मौजूदा जो बटालियन नंबर 1 के कमांडर हैं बाढ़ से देवा, उनका भी गांव पुअर्ती ही है। पुलिस द्वारा ये जानकारी दी जा रही है कि पुअर्ती से केवल हिड़मा और देवा जैसे नक्सली ही संगठन में शामिल नहीं हुए हैं, बल्कि इस गांव से करीब 80 ग्रामीण जो है नक्सलवाद का दामन थाम लिए हैं। हालांकि हमारे जो विश्वस्त सूत्र बताते हैं, हमें बता रहे हैं, वो ये है कि इस गांव से 12 से 15 सशस्त्र माओवादी ही निकले हैं, जिसमें हिड़मा भी शामिल रहा है। इस गांव में कैंप 16 फरवरी को खोला गया। इस इलाके में कैंप खोलना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि इस पूरे इलाके में माओवादियों की मौजूदगी हमेशा रहती है। इसके साथ ही पूरे देश में जो सबसे मजबूत बटालियन है, बटालियन नंबर 1 नक्सलियों का, वो इस इलाके में सक्रिय है। इतना ही नहीं, बल्कि इस इलाके में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्यों के साथ ही सेंट्रल कमेटी मेंबर भी इस पूरे इलाके में घूमते हैं। दरअसल ये जो इलाका है, ये इसे ऐसे समझिएगा, एक ट्राईएंगल समझिएगा। ट्राईएंगल के एक एंगल पे, एक कोने पे जगरगुंडा बसा है, दूसरे छोर पर बासागुड़ा और तीसरे छोर पर पामेड़। तो जो बीच का जो इलाका है,
ये जो इलाका है यहाँ पे माओवादियों की हुकूमत चलती है और इस पूरे इलाके की क्षेत्रफल की बात करें तो करीब 50 से 55 किलोमीटर का ये पूरा इलाका है और घना जंगल है। इसके साथ ही पहाड़ियों की श्रृंखला है। लंबे समय से सरकार यहाँ नहीं पहुँच पाई, सरकार की योजनाएं नहीं पहुँच पाई, लिहाजा यहाँ के लोग सरकारी योजनाओं से बहुत दूर पिछड़ेपन का दंश झेलते हुए अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। चूँकि नक्सलवाद को केवल मौजूदा सरकार ने ही नहीं बल्कि पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह की कार्यकाल की जो सरकार रही है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी नक्सलवाद को देश की सबसे बड़ी आंतरिक समस्या करार दिया। इसके बाद देश में जैसे ही बीजेपी की सरकार आई और उसके बाद अभी हाल में जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के उन्मूलन को लेकर कड़ा बयान दिया है। इसके साथ छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुआ, भाजपा की सरकार आई और भाजपा की सरकार आने के बाद नक्सलवाद के उन्मूलन में काफ़ी आक्रामकता देखने को मिल रहा है। केवल बीजापुर और सुकमा में पिछले 3 महीने में 13 से अधिक कैंप स्थापित किए गए हैं। ये जो कैंप स्थापित किए गए हैं ये माओवादियों के बिल्कुल समानांतर सरकार जहां माओवादी अपनी चलाया करते थे वहां स्थापित किए गए। पुअर्ती गांव में कैंप खुला। मुझको लगा कि क्यों ना पुअर्ती गांव की कुछ तस्वीरें आपको दिखा दूं, आपको बता दूं। 16 फरवरी को सुरक्षा बल के जवान यहाँ पहुँचे। पूरे गांव को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 4 से 5 किलोमीटर दूरी तक यहाँ सीआरपीएफ, डीआरजी, कोबरा, एसटीएफ, सीए, बस्तरिया बटालियन, बस्तरिया फाइटर्स के 2000 से अधिक जवानों को मुस्तैद कर दिया गया है। पुअर्ती गांव की और भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, लेकिन एक तस्वीर जो बेहद चौंकाने वाली है उस तस्वीर से मैं पुअर्ती गांव की रिपोर्ट की शुरुआत करता हूं। ये देखिएगा, एक सीसी जो शेड होता है उसका बनाया हुआ एक छोटा सा झोपड़ीनुमा मकान नज़र आ रहा। दरअसल पुलिस अधिकारियों द्वारा हमें जानकारी दी गई कि जब यहाँ बड़े नक्सल कमांडर्स जिसमें हिड़मा भी शामिल रहा इस गांव पहुँचते थे, सरकार और पुलिस के खिलाफ रणनीति तैयार करते थे इसी जगह पर बैठ के। इसके साथ ही नक्सल संगठन के प्रचार प्रसार, नक्सलवाद के प्रचार प्रसार, नक्सल संगठन को और किस तरीके से मजबूती दी जाए, इसकी योजनाएं इसी कक्ष में बैठकर नक्सल नेता तैयार करते थे। और इस जगह पर आम लोग जैसे बाहरी व्यक्ति इस इलाके से गुजरते तो इस इलाके में आना प्रतिबंध रहा सभी के लिए। जैसा आप देख पा रहे हैं, बांस की लकड़ियों के माध्यम से दीवार नुमा ये बनाया गया है, सेट बनाया गया है। हॉल नुमा एक रूम है, कक्ष है। यहाँ पुलिस और सरकार के खिलाफ रणनीतियाँ तैयार होती थी। इतना ही नहीं, एक छोटा सा रसोई भी बनाया गया है, रसोई भी देख लीजिएगा। और यहाँ इस रसोई में नक्सल नेताओं के लिए खाना बनता था। 2 चूल्हे हैं। चूल्हे का साइज देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 10 से 12 सदस्यों का खाना ही इस चूल्हे में पक सकता है। मतलब जो बड़े लीडर्स रहे होंगे उनके लिए इस जगह पे खाना बनाया जाता था, जो इस जगह आकर अलग अलग प्लानिंग करते थे, रणनीति तैयार करते थे उनके लिए। पुअर्ती जो गांव हैं इससे लगे हुए करीब 7 से 8 पारा बताए जा रहे हैं। 1000 के आसपास यहाँ की आबादी है। जवानों ने पूरे इलाके को, जैसे मैंने बताया, छावनी में तब्दील कर दिया है। गांव में ग्रामीण बेहद कम नज़र आ रहे हैं। 16 फरवरी को जब सुरक्षा बल के जवान कैंप स्थापित करने के लिए दर्जनों बड़ी वाहनों के साथ, ट्रक, जेसीबी, तमाम चीज़ें लेकर जब यहाँ पहुँचे तो गांव का गांव पूरी तरह खाली हो गया। सारे ग्रामीण गांव छोड़कर भाग खड़े हुए। हालांकि जैसा कि मुझे सुकमा एसपी किरण चौहान ने फ़ोन पर जानकारी दी कि 17 फरवरी की देर शाम तक सभी ग्रामीण वापस पहुंचे अपने गांव और लगभग सभी ग्रामीणों से 1.5 से 2 घंटे तक पुलिस अधिकारियों ने बातचीत की और उन्हें सुरक्षा के साथ इस इलाके के विकास की भी जानकारी दी गई है। जो कक्ष मैंने आपको दिखाया वहाँ से महज 7-8 मीटर की दूरी पे खंडहर नुमा आप देख रहे होंगे, कुछ ईंटें और सीमेंट के कंक्रीट वगैरह। दरअसल जैसा पुलिस के जवान जो यहाँ पे तैनात किए गए हैं वो हमें जानकारी दे रहे हैं कि इस जगह पर नक्सलियों का एक स्मारक हुआ करता था, शहीद स्मारक। और उस स्मारक में माडवी हिड़मा, जो कि अब सेंट्रल कमेटी का मेंबर है, उसके भाई माडवी नंदा, जिसकी मौत हो गई थी,
उसका ही ये नक्सल स्मारक रहा है। वैसे गांव बेहद खूबसूरत है, हालांकि यहाँ पहुँचने के लिए सड़क फिलवक्त तक नहीं बन पाया है। इसी तरह से कैंप स्थापित करके सरकार अंदरूनी इलाकों में सड़कों का निर्माण कार्य करवाने के साथ सरकारी योजनाएं इस इलाके के बाशिंदों तक पहुंचा रही है। मैं आपको बता दूं कि इस इलाके के अधिकांश इलाकों में सड़कें नहीं हैं। सड़कें नहीं होने की वजह से इस इलाके के जो बाशिंदे हैं मूलभूत सुविधाओं से भी पूरी तरह वंचित हैं। पीने का साफ पानी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बिजली हो, इन सारी चीज़ों से पूरी तरह वंचित है। हालांकि यहाँ इस गांव में पारंपरिक बिजली नहीं पहुँच पाई, मगर क्रेडा के माध्यम से जिस तरह से यहाँ सोलर लाइट्स लगाए गए हैं, हर घर में आपको सोलर पैनल नज़र आएगा, अंदर बैटरी और लाइट नज़र आएंगे। मुझे नहीं पता कि अभी ये चालू स्थिति में है या नहीं है, मगर एक तस्वीर देखकर समझिएगा कि सरकार द्वारा इस सोलर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, प्लांट करवाया गया है यहाँ पे। और जब क्रेडा के कर्मचारी या इस इलाके में आते हैं अपने साथ सोलर पैनल्स और लाइट्स लेकर, तो उसमें से अधिकांश सोलर पैनल्स और लाइट्स जो है माओवाद संगठन अपने साथ रख लेता है। ठीक ऐसे ही सोलर पैनल माओवाद संगठन ने अपने साथ रखा होगा और फिर इस सोलर पैनल का इस्तेमाल माओवादी इस जगह पर अपने वॉर रूम में या कहें रेस्ट रूम, जैसे पुलिस अधिकारी कभी वॉर रूम कह रहे हैं, कभी रेस्ट रूम कह रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल क्या करते थे। वॉर रूम से मुझे याद आया, पुलिस अधिकारी हमें बता रहे हैं कि नक्सली इस जो झोपड़ीनुमा ये जो रूम है, ये जो कक्ष है, इसे वॉर रूम बनाया था। जैसे ही पूर्ववर्ती में जवानों ने इस जगह कैंप खोला, पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया और उन्हें ये जानकारी मिली कि भैया नक्सलियों का वॉर रूम था इस जगह, तो जवानों ने, एसटीएफ के जवानों ने इससे एसटीएफ का वॉर रूम बना दिया। हालांकि वॉर रूम जैसा मामला अंदर कुछ भी नहीं है। संभवतः प्रतीकात्मक रूप से एसटीएफ ने यहाँ वॉर रूम लिखा हो, या फिर बहुत संभावना है कि आने वाले दिनों में वास्तव में सरकार यहाँ वॉर रूम बना दे। पुलिस के अधिकारियों द्वारा ये भी जानकारी दी जा रही है कि पूर्ववर्ती जो कि फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कैंप है, इसे अपनी रणनीति के लिए, नक्सलियों के खिलाफ उन्मूलन के लिए जो अभियान चलाए जाएंगे, जो ऑपरेशंस चलाए जाएंगे, उसकी प्लानिंग जो है पूर्ववर्ती के बेस कैंप से ही किया जाएगा, अंजाम दिया जाएगा। अब देखिए ये जो ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर गांव से करीब आधे या 1 किलोमीटर की दूरी पर रहा होगा सर, आधे 1 किलोमीटर की दूरी पर रहा, तो आधे 1 किलोमीटर की दूरी पर रहा। इसे जवानों द्वारा धक्का मारकर यहाँ लाया गया। अब मैं ट्रैक्टर क्यों दिखा रहा हूँ, यहाँ पदस्थ, यहाँ तैनात किए जवानों द्वारा हमें ये जानकारी दी जा रही है कि ये जो ट्रैक्टर है ये माओवाद संगठन का है। माओवाद संगठन द्वारा चाहे वो मालवाहक चीज़ें हों, उन्हें इस्तेमाल करने के लिए संभवतः इस ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते थे, या फिर कुछ दूरी पे ही माओवाद संगठन द्वारा खेती की जा रही है, संभवतः वहाँ भी इस ट्रैक्टर का इस्तेमाल माओवाद संगठन द्वारा किया जाता है। हालांकि जब मैं माओवाद संगठन को जब कवर करने गया कईयों दफ़े, तो मैंने बड़े बड़े बैटरीज़ भी देखे हैं, माफ़ कीजिएगा, जनरेटर देखे हैं। तो ऐसे जनरेटर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए भी इस तरह के ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, जब बड़े एनकाउंटर्स होते हैं, बैकअप में माओवादी संगठन जब एम्बुश लगाते हैं बड़े एनकाउंटर के लिए, तो इस तरह के ट्रैक्टर भी लेकर आते हैं ताकि जो घायल जवान हैं, माफ़ कीजिएगा, इनके घायल जो साथी हैं उस एनकाउंटर में, उन्हें उस ट्रैक्टर में लाद कर ले जाया जाए। मैं आपको दूसरी तरफ का जो हिस्सा है वो इस वजह से नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि उस पूरे इलाके में जवान तैनात हैं और हमें स्पष्ट तौर पर पुलिस अधिकारियों द्वारा कहा गया है सुरक्षा के कारणों से कुछ चीज़ों पे गोपनीयता बरती जाए, वरना मैं आपको जवानों की उस मुस्तैदी को भी दिखा था कि किस तरह से जवान यहाँ मुस्तैद किए गए हैं। और चूँकि पूर्ववर्ती वो इलाका रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, इस जगह से कई सारे प्लानिंग, कई सारी योजनाएं माओवाद संगठन द्वारा की गई हैं। हिड़मा, जिसका जिक्र मैंने किया है, जिसका जिक्र बार बार आम तौर पर होता है, जब जब नक्सल संगठन का नाम आता है तब तब हिड़मा का जिक्र होता है। हिड़मा का गांव है ये, लिहाजा इस जगह कैंप खोलना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती का सामना करते हुए सरकार द्वारा सुरक्षा बलों का कैंप यहाँ स्थापित कर दिया गया है। आपको बता दें कि जैसा मैंने बताया 50 से 55 किलोमीटर का क्षेत्रफल का पूरा इलाका है, भूभाग है, विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, इस वजह से माओवाद संगठन के लिए पूरा इलाका काफ़ी महफूज ठिकाना भी है। अब इस 50 से 55 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है, यहाँ मुझे जैसा कि पुलिस अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई, 12 से 15 कैंप और स्थापित किए जाएंगे। तो इस इलाके से
माओवादियों का खात्मा हो जाएगा। इस इलाके से माओवादियों को दूसरे महफूज ठिकाने को तलाशने को मजबूर हो जाएंगे माओवादी। आपको बता दें कि इस इलाके में बटालियन नंबर 1 के साथ DKSZC यानी कि दंडकारंड स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्यों के साथ ही सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स भी इस इलाके में मूव कर रहे होते हैं, प्लानिंग चल रही होती है। अब चूंकि सरकार ये चाह रही है कि बटालियन नंबर 1 को पूरी तरह कमज़ोर किया जाए और बटालियन नंबर 1 की सक्रियता जो है इसी इलाके में रहती है, इस वजह से सरकार की पूरी नज़र इस इलाके में है और इस इलाके में पुलिस कैंप इसी तरह स्थापित किए जा रहे हैं। सड़कों का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है ताकि उन सड़कों के माध्यम से इस इलाके में बस रहे लोगों तक विकास और सरकार की तमाम बुनियादी सुविधाएँ, योजनाएँ पहुँचाई जा सकें। बहरहाल आज के मेरे इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको लगता है कि ऐसे रिपोर्ट्स भी बताए जाने चाहिए जहां बैठकर नक्सली कभी अपनी प्लानिंग करते थे, रणनीति तैयार करते थे, अब वहां सुरक्षा बल के जवानों का कब्ज़ा हो गया है। ऐसी ज़मीनी हालात बताए जाने चाहिए और आपको लगता है कि इन विषयों पे चर्चा होनी चाहिए तो आप हमारे इस रिपोर्ट को साझा भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।